अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे लिंक्ड लिस्ट जो हमने परसों स्टार्ट किया था वही हम कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की एग्जांपल देखेंगे, हम साथ साथ एक्सप्लेन भी करेंगे। तो हमने परसों देखा था स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए आप लिखते हो स्ट्रक्ट और फिर आप कोई सा भी टैग दे देते हो जो आपको अप्रोप्रिएट लगे किसी कॉन्टेक्स्ट में। तो मैंने एक एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर बनाया, उसको मैंने लिखा स्ट्रक्ट एम्प। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंट आईडी और फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा उसका नाम या शॉर्ट में लिखूंगा मैं एनएम और ये 20 कैरेक्टर्स का मैंने रखा। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे उसके बाद, जैसे मैं फॉर एग्जांपल वाइड मेन लिखूंगा, यानी कि मेन फंक्शन जो है वहां पर मैं जा रहा हूं। तो वाइड मेन में जाने के बाद आप क्या करोगे, जैसे मैंने उस दिन भी आपको बोला था पिछली वीडियो में कि आप पहले डिफाइन करते हो इस स्ट्रक्चर, डिक्लेयर करते हो रादर इस स्ट्रक्चर जो आपने एम्प्लॉय बनाया उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। तो दो तरीके हैं, जैसा कि मैंने आपको परसों भी बोला था कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि टाइप डिफाइन करोगे एम्प्लॉय को, या आप सीधे लिख सकते हो स्ट्रक्ट एम्प टाइप। सपोज कोई वेरिएबल आप रखते हो, तो आप यहाँ पर लिखोगे फॉर एग्जांपल E1, आप लिखोगे E1। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास एक जो वेरिएबल है वो बन गया E1 नाम का। तो बस मैंने आपको बोला था कि आप लिखोगे उसके बाद, सपोज अगर आपको ये इनिशियलाइज करने हैं, आप लिखोगे एंटर आईडी एंड नेम फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो उसके बाद आप ये बंद करोगे और यहाँ पर कोड से बंद करोगे और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे स्कैनएफ। देखिए यहाँ पर आपको ख्याल रखना है कि हम एक तो आईडी ले रहे हैं और ले रहे हैं स्ट्रिंग, तो उसका आईडी का ये हम देंगे %d, इसका हम रखेंगे %s नेम का, और अकॉर्डिंगली हम उनको जो एक्चुअल वेरिएबल्स हैं उनका नाम देंगे, लेकिन विद E1। सो आई वुड राइट E1.id, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, और एड्रेस ऑफ E1.name, राइट। तो ये हमने इससे क्या होगा, इससे आपको ये दोनों चीजें स्कैन हो जाएगी। फिर फॉर एग्जांपल आप अगर लिखोगे प्रिंट एफ आईडी इज इक्वल टू, उसमें लिखोगे %d, लिखोगे एंड नेम इज इक्वल टू, उसमें लिखोगे %s। तो यहाँ पर फिर आप उनको बाहर लिखोगे A1.id, इसके बदले आएगा, और E1.name ये आएगा %s के बदले। तो इस तरह से आपके दोनों प्रिंट हो जाएंगे। इट्स अ वेरी बेसिक प्रोग्राम जहाँ पर आपने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, उसके मेंबर्स को फिर पहले डिक्लेयर किया एक वेरिएबल को, फिर उसको इनिशियलाइज किया और फिर प्रिंट किया ये दिखाने के लिए कि वेदर इसने वैल्यू सही लिया कि नहीं। तो जैसा कि पिछली बार भी हमने बोला था कि अगर आप एक मेमोरी मैप देखोगे तो मेमोरी मैप इसका ऐसा बनेगा, दिस वुड बी योर E1, दिस वुड बी योर E1, दिस वेरिएबल, और इसके अंदर आपको दो कंपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे E1 में। ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट है वो है आईडी, नीचे वाला जो कंपार्टमेंट है वो है नेम। इसीलिए आपने, चूंकि ये रैम में आपको डायरेक्टली नजर नहीं आएंगे, इसलिए आपने यहाँ पर जब भी आपने कोई वेरिएबल लेना चाहा, स्कैन करना चाहे, प्रिंट करना चाहे, तो आपने E1 साथ लिखा, E1.name, E1.id, क्योंकि वो E1 के अंदर है, राइट। अच्छा, अब देखिए आप, अब हम फॉर एग्जांपल एक और चीज कर सकते हैं जो कि हमें ज़्यादा ज़रूरी है सीखना, वो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। जब भी आप कोई मेमोरी एलोकेशन करते हो एट डिज़ाइन टाइम, कि जहाँ पर आपने प्रोग्राम
अभी लिखा है, वहां पर ही डिक्लेयर किया है। जैसे यहाँ पर हमने A1 डिक्लेयर किया था पहले ही, तो उसको हम बोलते हैं रन टाइम पे नहीं, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। अगर हम यही मेमोरी एलोकेशन करेंगे व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग या रन मोड में है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कि हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू ये मेमोरी एलोकेशन कर ली। उसके लिए जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था कि उसके लिए हमें कुछ फंक्शंस चाहिए होती हैं। वन ऑफ देम इज malloc, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, जो आपको आनी चाहिए। तो उस कड़ी में हम क्या करेंगे, वही हम देखेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो यहाँ पर अगर हम void main में जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप करोगे यहाँ पर, मैं करूँगा malloc, मैं करूँगा malloc, फिर मैं लिखूँगा अंदर साइज ऑफ, फिर मैं अंदर लिखूँगा struct emp, राइट। तो क्या कर रहा हूँ मैं बेसिकली, मैंने बेसिकली एक मेमोरी एलोकेशन की किस साइज की, struct m की। यानी कि इसका मतलब हुआ ये जो इतना जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको निकाल के देगा पहले इस स्ट्रक्चर का साइज क्या है, पर जो हमने डिफाइन किया है। लेट इट बी 2 बाइट्स, 4 बाइट्स, 10 बाइट्स, वट एवर। जनरली जो साइज स्ट्रक्चर का वो होता है जो इसके मेंबर्स है उनका कलेक्टिव साइज। जैसे यहाँ पर आपने आईडी लिखा, वो 2 बाइट्स का होगा, और कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, लेकिन यहाँ पर आपने 20 बाइट्स लिए हैं, 20 कैरेक्टर्स लिए हैं, तो ये 20 और ये 2 मिला के जो साइज स्ट्रक्चर का बनेगा वो बनेगा 22 बाइट्स। सो दिस whole would be replaced by 22, so it would be equivalent to writing malloc bracket में 22, so 22 bytes would be allocated, right? अच्छा, तो आप जो मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि ये हमें ज़रूरी होता है कहीं पे स्टोर करना, ये मतलब जहाँ पर ये मान लो आप इस तरह का ये बनेगा, लेकिन इसका नाम A1 नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका नाम अभी कुछ नहीं, क्योंकि हमने डायनेमिकली एलोकेट किया एट रन टाइम। इसके लिए हमने कोई भी स्टैटिक एलोकेशन नहीं की थी। तो यहाँ पर A1 अगर आप चाहोगे या कोई और नाम रखना, वो आप नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो हम कर सकते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में। हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि एक सेल को जो आपने डिक्लेयर की है सी प्रोग्रामिंग के थ्रू, फॉर एग्जांपल, उसमें आपको 2 चीज़ें आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरत होती है, मतलब जिससे आप आइडेंटिफाई, दोनों में से एक तो होता है उस सेल का नाम, जैसे मैं लिखूंगा int a, उसका नाम A है, मैं उस सेल को उसी से, या मुझे पता होना चाहिए उस सेल का एड्रेस। तो यहाँ पर आपको पिछली एग्जाम्पल में A1 पता था, तो आपने नाम के थ्रू उस जो स्ट्रक्चर वेरिएबल आपने बनाया था उसको एक्सेस किया, एड्रेस भले ही आपको पता नहीं थी। तो यहाँ पर आपको चूंकि नाम पता नहीं है, सो इट मेक्स इट इम्पेरेटिव कि आपको क्या पता होना चाहिए, एड्रेसेस का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इस तरह का, हम डिक्लेरेशन में लिखते हैं कि मैंने malloc किया, एक मान लो एक नोड बना, इसको हम आप इससे याद रखोगे कि नोड बन गया, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बन गया। तो ये जो हमने नोड बनाया, इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है जहां पर ये डिक्लेयर हुआ, वो हमने किस में रखा, P। अब जब भी हम इस नोड को एक्सेस करना चाहेंगे, तो हमें पता है उसका एड्रेस क्या है, भले ही हमको नाम पता नहीं है। सो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पता होनी चाहिए, वो ये कि मुझे डिक्लेयर करना होगा P को। नाउ एज डिस्कस्ड ऑलरेडी, ये जो आपका P है, ये भी होगा उसी टाइप का जिसका कि आप एड्रेसेस को स्टोर करवा रहे हो। आप यहाँ देख सकते हो कि आप इसको एक स्ट्रक्चर वेरिएबल जो बन गया, उसका एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं, तो ये होगा उसी टाइप का, एंड एट द सेम टाइम इट वुड बी अ पॉइंटर, क्योंकि एड्रेस ले रहा है। सो मेमोरी मैप पे अगर जाएंगे हम, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, P जैसे इसको हम बोलेंगे P, तो ये फॉर एग्जाम्पल P है, तो P आपने बनाया,
पी, देखो जब ये एड्रेस ये नोड एलोकेट हुआ होगा तो इसका भी कुछ एड्रेस एलोकेट हुआ होगा, जिस एड्रेस पे ये एलोकेट हुआ होगा। सपोज करते हैं कि ये 1 to 1 एक मेमोरी लोकेशन है, एक ऐसे ही हमने लिया, ये कुछ भी हो सकता है, फिक्टिशियस हमने लिया यहाँ पर 1 to 1। तो चूंकि आपने जहाँ पर नोड या एलोकेट हो गया उसका स्टार्टिंग एड्रेस पी में डाला, सो दिस शुड हैव 1 to 1, क्योंकि आपने वो पी में डाला। अब जब भी हम बोलेंगे इसको कि वो जो नोड हमने एलोकेट किया था, तो आप इसको बोलोगे, आप पूछोगे पी से, जरा मुझे बोलो कि आप वो जो नोड हमने एलोकेट किया था वो कहाँ पर किया था, वो आपको बोलेगा। इसका हालांकि खुद का एक एड्रेस होगा, लेट दैट बी 131, क्योंकि हर मेमोरी लोकेशन का एक अपना एड्रेस होता है। हमारे इंटरेस्ट की चीज यहाँ पर ये है। अच्छा, अब एक कुछ चीज जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर, वो ये है कि हम एक्सेस कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे हमने अभी लिखा था, मैं बोलूँगा प्रिंट एफ एंटर ID and name, enter ID and name। तो साथ ही मैं क्या करूँगा, मैं स्कैन भी ऑब्वियसली इसको करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्कैन एफ, जस्ट लाइक जो हमने अभी किया था, %e और %s, और साथ ही हमको मैं बोलूँगा एड्रेस ऑफ पी। देखिए पिछली बार हमने E1 डिक्लेयर किया था, वो स्टैटिक वेरिएबल था, लेकिन डायनेमिक में आपको देना होता है जिस पॉइंटर में आपके नोड का एड्रेस है वो P है, जैसा कि आप देख सकते हो P में यहाँ पर P में 1 to 1। सो दिस वुड बी, अगर आप P के पहले लिखोगे 1 to 1, क्योंकि P इज इक्वल टू 1 to 1, सो 1 to 1 P जो ID है, ऐसे आप लिखते हो। एक तो डॉट के बदले आपको ये एरो यूज करना है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में शायद दिखाया भी था। दूसरा हम लिखेंगे एंड पी जो नेम है। तो वेरी इजी, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही आपको याद रखना है। और फिर जैसे प्रिंट करते हैं, ID इज इक्वल टू %d एंड नेम इज इक्वल टू %s। तो इसके बदले %d के बदले में यहाँ पर लिखूंगा p पे जो ID है और p पे जो नेम है, राइट। सॉरी क्या लिखा मैंने, ऐसे p पे जो नेम है, राइट। तो इस तरह से, तो ये दोनों चीजें सेम है जो मैंने पिछली एग्जाम्पल दिखाई थी, बस फर्क ये है कि यहाँ पर आपने डायनेमिकली एलोकेट किया, वहां पर आपने स्टैटिकली एलोकेट किया था, राइट। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा हम और इसमें आगे चलते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर, आप मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले जैसे मैं ये थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा, इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ ताकि आपको दिखाने के लिए जगह मिले यहाँ पर। तो ऐसे कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखिए आप, अगर ये सारा ये मान लो आप मैंने कॉपी किया, सॉरी ये मान लो ये मैंने कॉपी किया, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल अच्छी तरह से आप देखना, अगर मैं इसको लिखता हूँ वाइल, या मैं ऐसे लिखूंगा डू, क्या लिखूंगा, डू लूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, राइट। डू मैंने इस्तेमाल किया, यूज किया, फिर मैंने क्या किया, फिर लिखा मैंने डू लूप में, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल चलिए ठीक है, यहाँ पर मैं
क्या करूँगा, अगर कोई ज़रूरत पड़ी इसी लाइन की तो मैं यूज़ करूँगा बाद में। तो यहाँ पर आप लिख रहे हो वाइल। वाइल हुआ जब तक आपको घबराने की जरूरत है, मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। देखिए आपका लूप यहाँ पर सपोज खत्म होता है, डू लूप यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आपको पता है कि डू लूप में लास्ट पे आप कोई वाइल कंडीशन लिखते हो। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये सब करो, ये काम यानी कि एलोकेशन, फिर उनका डेटा लेना और फिर प्रिंट करना, ये तब तक करो जब तक कि अगर यूजर कौन सा कैरेक्टर गेट से ही आपके लिए कैरेक्टर लेता है यूजर से, तो ये सब करने के बाद आप उससे एक कैरेक्टर मांगोगे, एंटर अ कैरेक्टर फॉर एग्जांपल। तो वो अगर वाई है तब तक ये कंटिन्यू, वाई मीन्स यस, वो मैं यहाँ पर इसको मांगूंगा। आप अच्छी तरह से देखो, मैं लिखूंगा यहाँ पर printf प्रेस वाई टू कंटिन्यू, प्रेस वाई टू कंटिन्यू। तो सॉरी, तो ऐसे मैंने लिखा प्रेस वाई टू कंटिन्यू, और फिर चूंकि मुझे वो अच्छा प्रेस वाई टू एंड, बस इतना ही आपको लिखना है। दैट मीन्स कि अगर यूजर को कंटिन्यू करना है यानी कि एक और नोड एलोकेट करना है, तो वो क्या करेगा, प्रेस वाई। सपोज अब उसने यहाँ पर अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है वाई लूप, तो गेट सी इससे कैरेक्टर लेगा। हमने इसको पहले ही बोला कि वाई करना प्रेस अगर कंटिन्यू करना है, तो अगर ये जो इसने कैरेक्टर दिया वो क्या होगा वाई, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर से एक और नोड बनाएगा, उसकी डिटेल लेगा, फिर उसको प्रिंट करेगा, फिर से आपको मैसेज देगा प्रेस वाई टू कंटिन्यू, फिर से फॉर एग्जांपल उसने वाई दिया, फिर से ऊपर चला जाएगा और फिर से ये चीजें करेगा। फिर सपोज इसने बोला कि प्रेस वाई टू कंटिन्यू, फिर वो देगा वाई के बगैर कुछ और की, तो ये यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा और कंट्रोल आपका चला जाएगा नीचे, वो प्रोग्राम आपका एंड होगा। राइट, अब देखो आप, अगर फॉर एग्जांपल ये लूप जो है 3 बार चला, कितनी बार चला, 3 बार, तो 3 बार चलने का मतलब होगा कि 3 बार चलने का मतलब होगा कि इसने फॉर एग्जांपल 3 नोड्स बनाए। सो दिस वुड बी फॉर एग्जांपल फर्स्ट नोड, सो दिस वुड बी सेकंड नोड एंड दिस वुड बी द थर्ड नोड। तो यही तो हम लिंक्ड लिस्ट में पढ़ रहे थे कि मल्टीपल नोड्स होंगे। ऑफ कोर्स दिस वोंट बी देयर, ये जो आपका A1 मैंने लिखा क्योंकि डायनेमिक एलोकेशन है, यहाँ पर डायनेमिक एलोकेशन है, तो ये A1 वगैरह नहीं होगी सिंपली। हाँ, एक और चीज जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर ये 1 to 1 पे एलोकेट हो गया, ये 1 to 1 पे नहीं होगा। ये सपोज 1 to कुछ भी 1 5 कुछ भी आप फिक्टिशियस ले सकते हो, 2 1 1 सकते हो। तो ये आपने बनाया सीरीज। सो जो आपने यहाँ पर आईडी और नेम दिया वो यहाँ पर आ जाएगा रादर देन दिस आईडी एंड नेम। ठीक है, ये भी आपको जो आप एक्चुअल वैल्यूज दोगे वो वहाँ पर आ जाएंगे। सो दिस वोंट बी देयर, दिस वोंट बी देयर, दिस वोंट बी देयर। सो फॉर एग्जांपल आपने इसका आईडी दिया 1, इसका आईडी दिया फॉर एग्जांपल 3, इसका आईडी फॉर एग्जांपल दिया 2, इसका फॉर एग्जांपल नेम आपने दिया ए आबिद फॉर एग्जाम्पल, इसका नाम दिया सपोज सोनू वट एवर है, इसका नाम दिया फॉर एग्जाम्पल केट वट एवर, जो आपको अच्छा लगे अपना अपना नाम। ठीक है, तो अब इसमें एक ही चीज, ये आपका प्रोग्राम बन गया, लेकिन इसमें गड़बड़ ये है कि आपको इसमें लिंकिंग आप नहीं कर पाए, इसमें लिंकिंग आप इसमें नहीं कर पाए। सो दीज वुड बी 3 इंडिपेंडेंट नोड्स, ये लिंक्ड लिस्ट नहीं कहलाएगा। सो लिंक्ड लिस्ट में हम फिर क्या करेंगे, जो हम अगला प्रोग्राम देखेंगे उसमें आप देखोगे एक तो डेटा लोगे आप पर नोड, जैसे इसमें इतना, इसमें ये नेम आईडी नेम, इसमें आईडी नेम, लेकिन बाद में आपको किसी तरह से ये 155 स्टोर करना है यहाँ पर कहीं, ताकि जब मैं इस पे पहुंचूं, ये भी ऑब्वियसली पहला नोड कहाँ पर एलोकेट हुआ 1 1 1, जैसे कि यहाँ 1 to 1, जैसे यहाँ P में हमने स्टोर किया था। ये ऑफ कोर्स आपको पता
होना चाहिए कि पहला नोड कहाँ पर है। पहला नोड जब हम ट्रेवल्स कर पाए उसके बाद पहला नोड मुझे बोलना चाहिए कि नेक्स्ट नोड कहाँ पर है, इसीलिए उसके पास होना चाहिए ये एड्रेस 155। तो पहुंच गए हम यहाँ। इसका डेटा प्रिंट करने के बाद या एक्सेस करने के बाद मुझे पता होना चाहिए कि नेक्स्ट नोड कहाँ पर है, तो इसके पास होना चाहिए 211 का एड्रेस। इसी तरह से क्योंकि ये एंड ऑफ नोड है, एंड ऑफ लिस्ट है, मतलब उसके बाद कोई नोड नहीं, ये मुझे बोलना चाहिए, ये वाला नोड किसी तरह से मुझे बोलना चाहिए कि अब नेक्स्ट कोई नोड नहीं है। उसके लिए हम नल पॉइंटर यूज करते हैं, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तो इतना आप फिलहाल प्रैक्टिस करोगे आज।